स्टोरीज FM। पुरानी दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के पास सड़क के किनारे दाहिनी ओर कई मध्यम दर्जे के होटल हैं, जिनमें दूरदराज से जामा मस्जिद देखने आए लोग ठहरते हैं। इन्हीं होटलों में एक है अल दानिश, जिसके मैनेजर सोहेल अहमद हैं। 19 नवंबर 2016 को वह होटल के रिसेप्शन पर बैठे अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी 11:30 बजे एक लड़का एक लड़की के साथ उनके पास आया। दोनों काफी खुश लग रहे थे। लड़के ने साथ आई लड़की को अपनी पत्नी बताते हुए कहा कि वह जामा मस्जिद देखने आया है, उसे एक दिन के लिए एक कमरा चाहिए। सोहेल ने लड़के का नाम पता पूछकर रजिस्टर में नोट किया। उसके बाद आईडी मांगी तो उसने जेब से अपना आधार कार्ड निकालकर उनके सामने काउंटर पर रख दिया। आधार कार्ड उसी का था। उसका नाम आजम और पता राजीव बस्ती, कैप्टनगंज, पानीपत, हरियाणा था। इसके बाद सोहेल ने सर्विस बॉय मोहम्मद मिनहाज को बुलाकर आजम को कमरा नंबर 203 देखने के लिए भेज दिया। थोड़ी देर बाद अकेले ही वापस आकर आजम ने कहा कि कमरा उसे पसंद है। इसके बाद अन्य औपचारिकताएं पूरी करके सोहेल ने कमरा नंबर 203 उसके नाम से बुक कर दिया। कमरे का किराया 1200 रुपए जमा करके आजम वापस कमरे में चला गया। सोहेल ने रुपए और आधार कार्ड अपनी दराज में रख लिया। करीब 2 घंटे बाद आजम मैनेजर सोहेल के पास आया और अपना आधार कार्ड मांगते हुए कहा कि उसे उसकी फोटो कॉपी करानी है। सोहेल ने आधार कार्ड दे दिया तो वह तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद मोहम्मद मिनहाज किसी काम से कमरा नंबर 203 में गया तो उसने वहां जो देखा सन रह गया। मिनहाज भागकर नीचे आया और मैनेजर सोहेल अहमद के पास जाकर बोला, कमरा नंबर 203 के बाथरूम में लड़की की लाश पड़ी है। शायद उसके साथ जो आदमी आया था उसने उसे मार दिया है। ये सुनकर सोहेल परेशान हो उठा। उसने तुरंत होटल के मालिक इस्लामुद्दीन के बेटे दानिश को फोन करके सारी बात बताई। दानिश होटल आने के बजाय सीधे थोड़ी दूर स्थित जामा मस्जिद पुलिस चौकी पर पहुंचा और चौकी इंचार्ज मोहम्मद इनाम को सारी बात बता दी। चौकी इंचार्ज इनाम चौकी में मौजूद सिपाहियों को लेकर होटल जा पहुंचे। लाश का सरसरी तौर पर निरीक्षण करने के बाद उन्होंने हत्याकांड की सूचना थाना जामा मस्जिद के थाना प्रभारी अनिल बेरीवाल को दे दी। सूचना मिलते ही अनिल बेरीवाल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल से ही उन्होंने इस घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी थी। अतिरिक्त थाना प्रभारी धन सिंह सांगवान भी सूचना पाकर होटल पहुंच गए थे। थोड़ी देर में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की क्राइम टीम तथा एफएसी टीम भी पहुंच गई थी। लाश का सिर बाथरूम में टॉयलेट पॉट के ऊपर तथा पैर दरवाजे की तरफ थे। गर्दन पर चोट के निशान थे। लगता था हत्या गला दबा कर की गई थी। एफएसएल टीम ने अपना काम निपटा लिया तो अनिल बेरीवाल ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए जयप्रकाश नारायण अस्पताल भिजवा दिया। होटल से लौटकर पुलिस टीम ने अपराध संख्या 135/2016 पर हत्या के इस मुकदमे को अज्ञात के खिलाफ दर्ज कर मामले की जांच अतिरिक्त थाना प्रभारी धन सिंह सांगवान को सौंप दी गई। धन सिंह सांगवान ने होटल के मैनेजर सोहेल अहमद को थाने बुलाकर पूछताछ की तो उसने हत्या का शक मृतका के शौहर आजम पर जताया। आजम अपना आधार कार्ड भले ही साथ ले गया था, लेकिन उसमें दर्ज उसका पता मैनेजर ने अपने रजिस्टर में लिख लिया था। उसका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। आजम का पता धन सिंह को मिल ही गया था। उन्होंने उसे गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस टीम गठित की, जिसमें एसआई धर्मवीर, हेड कांस्टेबल नीरज तथा कुछ अन्य लोगों को शामिल किया। अगले दिन सुबह 8 बजे वह अपनी टीम के साथ होटल के रजिस्टर में लिखे पते पर पहुंचे तो पता चला कि आजम पहले वहां एक कमरा किराए पर लेकर रहता था।
लेकिन अब वह अपनी अम्मी समीना, अब्बा मोहम्मद सलीम के साथ राजीव कॉलोनी के मकान नंबर 1109/10 गंदा नाला के निकट रहता है। इसके बाद धन सिंह वहां पहुंचे तो वह घर में सोता हुआ मिल गया। उसे जगाया गया तो दिल्ली पुलिस को देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। पुलिस पहचान के लिए अलदानिश होटल के सर्विस बॉय मिनहाज को साथ लेकर आई थी। आजम को देखते ही उसने कहा, साहब, यही आदमी उस औरत के साथ होटल में आया था। मुजरिम के पकड़े जाने से धन सिंह सांगवान ने राहत की सांस ली। आजम ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। उसने मृतका का नाम शबनम बताया। वह कभी उसके पड़ोस में रहने वाले अलादिया की पत्नी थी। लेकिन इस समय वह दिल्ली में रहता था। धन सिंह ने आजम से अलादिया का फोन नंबर लेकर उसे फोन किया कि उसकी पत्नी दुर्घटना में घायल हो गई है, वह दिल्ली के थाना जामा मस्जिद पहुंच जाए। धन सिंह आजम को लेकर दिल्ली आ गए। वह थाने पहुंचे तो मृतका का शौहर अलादिया उनका इंतजार कर रहा था। उसे जयप्रकाश नारायण अस्पताल ले जाया गया तो उसने मृतका की लाश की शिनाख्त अपनी पत्नी शबनम के रूप में कर दी। अलादिया समझ गया कि शबनम आजम से अपने अवैध संबंधों को स्वीकार तो करेगी नहीं, इसलिए उसे दोनों को चोरी छिपे पकड़ना होगा। कुछ दिनों बाद एक दिन अलादिया काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला जरूर, लेकिन काम पर गया नहीं। 3-4 घंटे इधर उधर समय गुजार कर वह दोपहर को अचानक घर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने शबनम को आवाज लगाई तो थोड़ी देर में शबनम ने दरवाजा खोला। उस समय उसके कपड़े तो अस्त-व्यस्त थे ही, चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ था। शबनम की हालत देखकर अलादिया को अंदाजा लगाते देर नहीं लगी कि अंदर क्या हो रहा था। वह उसी बारे में सोच रहा था कि अंदर से सिर झुकाए आजम निकला। अलादिया ने उसे रोककर खूब खरी खोटी सुनाए और अपने घर आने पर सख्त पाबंदी लगा दी। कुछ कहे बगैर आजम चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद अलादिया ने शबनम की जमकर खबर ली। शबनम ने माफी मांगते हुए फिर कभी आजम से न मिलने की कसम खाई। इसके बाद कुछ दिनों तक तो शबनम आजम से दूरी बनाए रही, लेकिन जब उसने देखा कि अलादिया को उस पर विश्वास हो गया है तो वह फिर लोगों की नजरें बचाकर आजम से घर से बाहर मिलने लगी। आजम शबनम को फोन करके कहीं बाहर बुला लेता और वहीं दोनों तन की प्यास बुझाकर घर वापस लौट आते। शबनम को खुश करने के लिए आजम उसकी हर मांग पूरी करता था। आजम और शबनम भले ही चोरी छिपे घर से बाहर मिलते थे, लेकिन अलादिया को उनकी मुलाकातों का पता चल ही जाता था। परेशान होकर अलादिया शबनम के साथ पानीपत छोड़कर दिल्ली आ गया और बदरपुर में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। उसका सोचना था कि इतनी दूर आकर शबनम और आजम का मिलना जुलना नहीं हो पाएगा, लेकिन उनके बीच संबंध उसी तरह बने रहे। मोबाइल द्वारा दोनों के बीच बातचीत होती ही रहती थी। मौका मिलते ही शबनम आजम को फोन कर देती थी और जहां दोनों को मिलना होता था, आजम वहां आ जाता था। इसके बाद किसी होटल में कमरा लेकर दोनों मिल लेते थे। शबनम जब भी आजम से मिलने आती थी, वह उसके लिए कोई न कोई गिफ्ट लेकर आता था, उसे नकद रुपए भी देता था। 19 नवंबर को शबनम ने फोन करके आजम को दिल्ली के महाराणा प्रताप बस अड्डे पर बुलाया। आजम पानीपत से चलकर करीब 10 बजे बस अड्डे पर पहुंचा तो शबनम उसे वहां इंतजार करती मिली। वहां से दोनों जामा मस्जिद के पास स्थित होटल अलदानिश पहुंचे और मौज मस्ती के लिए किराए पर कमरा ले लिया। पहले दोनों ने जी भरकर मौज मस्ती की, उसके बाद दोनों बातें करने लगे। शबनम ने आजम से 10,000 रुपए मांगे। आजम ने कहा कि इस समय उसके पास इतने रुपए नहीं है तो शबनम को गुस्सा आ गया और उसने आप देखा न ताव एक करारा थप्पड़ आजम के गाल पर जड़ दिया।
शबनम के हाथ से थप्पड़ खाकर आजम को भी गुस्सा आ गया। शबनम की इस हरकत का बदला लेने के लिए आगे पीछे की सोचे बगैर आजम कूदकर उसके सीने पर सवार हो गया और दोनों हाथों से गला पकड़कर दबा दिया। पल भर में ही शबनम ने दम तोड़ दिया। शबनम की हत्या करने के बाद आजम ने लाश को उठाया और उसे बाथरूम की फर्श पर लिटाकर उसका पर्स और मोबाइल फोन लेकर होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। वहां बैठे होटल के मैनेजर सोहेल अहमद से अपना आधार कार्ड फोटो स्टेट कराने के बहाने लेकर वह फरार हो गया। बस अड्डे से उसने पानीपत जाने वाली बस पकड़ी और अपने घर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद उसने शबनम का खाली पर्स कॉलोनी में बने शमशान घर की छत पर फेंक दिया। शबनम के मोबाइल फोन से उसका सिम निकाल कर बाहर फेंक दिया और मोबाइल फोन अपने पास रख लिया। उसने सोचा था कि पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाएगी, लेकिन घटना के अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 23 नवंबर को रिमांड की अवधि समाप्त होने पर उसे फिर से 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ये कहानी का पूरे तथ्य पुलिस के द्वारा पाए गए सबूत से जुड़े हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली एपिसोड में, तब तक हमारी साथ जोड़ी रहना।